हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्स CRE जो 5 हुआ है उसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। ये है पार्ट्स कौन है 4 है। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो उन्हें अगर आप नहीं देखें तो उन्हें जा करके आप देख सकते हैं। एंड इस पार्ट्स में हम लोग बात करने वाले हैं 61 से लेकर के 80 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट जो पार्ट्स आने वाला है पार्ट 5, उसमें हम लोग बात करेंगे नॉन टैग के ऊपर। नॉन टैग से भी इस बार क्वेश्चंस पूछा गया है। नॉन टैग्स में आपसे मैथ्स पूछा गया, इसमें मैथ्स से आज इस बार एक क्वेश्चंस पूछा गया है। रीजनिंग से 6-7 क्वेश्चंस पूछा गया है। उसके बाद आपको जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंप्यूटर से देखने को मिलेगा इस सेट में। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोज देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये पूछा जाता है। नेक्स्ट सीआरई के लिए ये PYQ होने वाला है, बहुत आपको हेल्प करने वाला है नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि हर एक एग्जाम में हम देखे हैं कि PYQ से पूछा गया है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा गया और नेक्स्ट सीआरई में भी पूछ सकता है। तो इसी को लेकर के हम क्या करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हर एक पार्ट्स में हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि आपका कॉन्सेप्चुअल हम बात करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग वीडियो के तरफ बढ़ते हैं एंड पहला नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसका आपको PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें बोला इफ कंसंट्रेशन ऑफ मिडाजोलम इज 1 mg पर ml। ठीक है, 1 mg पर ml है क्या मिडाजोलम का यहाँ पर डोज कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है कि 1 mg पर ml है, यानी कि 1 ml में कितना होगा तो 1 mg के बराबर होगा। यानी 1 ml में कितना होगा तो बोलिएगा कि 1 mg के बराबर होगा। ये क्लियर है, हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि इसका क्या होता है कैलकुलेशंस करना। एनेस्थेसिया साइड से क्या करना पड़ता है तो डाइल्यूट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है ड्रग का डोज को। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर रखे हैं। इसमें बोला देन हाउ मच मिडाजोलम mg इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम, यानी कि यहाँ पर सीधा पूछ लिया गया है कि हाउ मच मिडाजोलम जो mg है प्रेजेंट इन 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितना mg होगा ये आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ml में कितना है तो 1 mg है, जो 1 ग्राम में कितना mg होगा ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए यहाँ तक का जो क्वेश्चन है और यहाँ जो पूछा गया है इसका क्वेश्चन का क्या हो जा रहा है, बहुत ये इजी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम में कितना mg होता है। तो आप लोग को पता होगा कि 1 जो ग्राम होता है 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है तो बोलिएगा 1000 क्या होता है मिली ग्राम होता है। क्या होता है तो बोलिएगा कि मिली ग्राम होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बोलिएगा इसी को शॉर्ट में सर बोलते हैं mg बोलते हैं। तो इतना mg के बराबर होता है, यानी 1000 mg के बराबर होता है कितना 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg के बराबर होता है। इसका सही आंसर यही आ जाएगा कि आपका इसका बी हो जाएगा कि 1000 mg इसका हो जाएगा। ये मिडाजोलम सिर्फ यहाँ दे दिया आपको, कैलकुलेशन कितना इजी पूछ रखा है। इधर आप अगर इसमें आप देखेंगे तो इधर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप इसका हाउ मच मिडाजोलम mg इन प्रेजेंट इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना mg प्रेजेंट रहेगा वही आपसे पूछा गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग को ये देखने को मिल रहा होगा कि मिडाजोलम आप लोग जब ओटी में काम करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आता है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना में ये अवेलेबल होता है तो बोलिए 2 कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होता है। तो कितना है तो 1 mg पर ml एक आता है, यानी 1 ml अगर हम लोग लोड करते हैं मेडिसिन को उसमें कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उसका पोटेंसी कितना होता है तो 1 mg पोटेंसी रहता है। ये आप बोलिएगा एक दूसरा जो इसका होता है दूसरा में कितना होता है तो बोलिए कि 5 mg पर ml इसका होता है। कितना होता है तो 5 mg पर ml होता है। इसका मतलब है कि 1 mg यानी कि 1 ml जब लेंगे तो 1 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 5 mg इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ये आपको समझ में
आ गया होगा कि हम ये क्या आपको समझाना चाहते थे। इसमें एक एम्पल में भी आता है और वाइल में भी आता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिडाजोलम के बारे में आप समझ गए होंगे। ये किसके लिए यूज होता है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। एंटी एंजाइटी के लिए यूज होता है, सीडेट पेशेंट्स को करता है, तो इसके लिए यूज होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 62 में बोला इन प्रोन पोजीशन, यानी जब प्रोन पोजीशन होता है तो इसका स्टेटमेंट को आपको समझना है कि प्रोन पोजीशन जब होगा तो उसमें क्या क्या पेशेंट्स को देखने को मिल सकता है, तो वही इसमें बोला जा रहा है। तो आप अगर बोलिएगा जब प्रोन पोजीशन देते हैं तो किस तरह से पेशेंट आता है, तो बोलिएगा कि इसका जो पेशेंट मान के लिए यहाँ है, तो इसका जो आई जो रहेगा फेस कहाँ की तरफ रहेगा, तो डोवन के तरफ रहेगा, यानी कि नीचे की तरफ रहता है। इस तरह से पेशेंट्स को मान के चलिए यहाँ पर पेशेंट्स है, तो इस तरह से क्या होगा, तो नीचे की तरफ इसका रहेगा। यहाँ एब्डोमेंस में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ प्रेशर्स, यहाँ पर एब्डोमेंस के पास यहाँ पर प्रेफर्स बनेगा। उसके बाद आपको चेस्ट के पास प्रेफर्स देखने को मिलता है, फेस के पास प्रेशर्स देखने को मिलता है, ब्रेस्ट के पास मिलता है, जेनाइटल जो रहता है वहाँ पर मिलता है, टोई के पास रहता है प्रेफर्स। तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्रोन पोजीशन मतलब क्या, कि पेट के बल सोना है, यानी कि पेट हमारा कि नीचे की तरफ रहेगा, पीठ जो हमारा जो बैक साइड क्या रहेगा, अपर के साइड रहेगा। ये तो आप लोग को बहुत बेसिक है, ये आप लोग को क्लियर होगा। इसमें बोला ए में बोला इसका स्टेटमेंट को आपको देखना है कि इसका ऑप्शन क्या सही होने वाला है। बोला हेड शुड बी हाइपस एक्सटेंस टू मेक पेशेंट्स एयरवे, यानी कि देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोला है हेड शुड बी हाइपस एक्सटेंस, यानी कि आप क्या कीजिएगा जब पेशेंट ऐसे सोया हुआ रहेगा प्रोन पोजीशंस में नीचे की तरफ फेस करके रहेगा, तो उसका सर को क्या कीजिएगा ऊपर की तरफ ऐसे उठा दीजिएगा। तो आप बोलिएगा नहीं ऐसे में क्या हो जाएगा, इसका सर्वाइकल्स में इंजरी आ सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा होगा। पिल्लो शुड बी प्लेस्ड बिलो एब्डोमेन, यानी कि जब भी आप लोग प्रोन पोजीशंस के बारे में अगर पोजीशंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं। पोजीशंस के ऊपर हम वीडियोज बना रखे हैं, आप उनसे जा करके देख सकते हैं कि इसमें सीआरई में पूछा गया पोजीशंस के बारे में, तो नेक्स्ट सीआरई में भी पूछ सकता है। तो आपको पोजीशंस क्लियर होना चाहिए। इसमें सीआरई में 2 पोजीशंस पूछा गया है, एक लिथोटोमी से रिलेटेड पूछा है, एक आपको यहाँ दिख रहा है प्रोन से पूछा गया है। तो ये भी कोई स्टेटमेंट्स गलत हो जा रहा है, क्या कि एब्डोमेन बोला है बिलो द, जो पिलो हम तकिया को जो लगाएंगे तो वो क्या करेंगे एब्डोमेन के नीचे लगाएंगे, बोलिएगा नहीं एब्डोमेन का प्रेफर्स को हमको प्रिवेंट करना होता है, वहाँ पर नहीं लगाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोला पिलो शुड बी प्लेस्ड अंडर शोल्डर, ये हो सकता है शोल्डर के अंदर में देते हैं। पेल्विक रीजन सो दैट्स एब्डोमेन्स रीजन विल बी फ्रीली हैंग, यानी ये ठीक है, ये ऑप्शन हमको लग रहा है कि ये सही हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन बोल रहा है कि आर्म्स शुड बी एब्डक्टेड्स ग्रेटर्स देन 90 डिग्री, यानी ये भी आपको गलत हो जाएगा। मान लीजिए आर्म का जो बॉर्डर्स है वहाँ से हम लोग 90 डिग्री इस तरह से नहीं उठा सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है इंजरी आ सकता है, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको आपको फिगर के माध्यम से भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर्स के बारे में बोल रहा है, प्रेशर्स को देखिए यहाँ पर कहाँ पे प्रेशर्स लग रहा है, तो बोलिए यहाँ पर प्रेस्ट यानी चेस्ट के पास यहाँ पर प्रेशर्स पॉइंट्स बन रहा था, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं पैडिंग कर रहे हैं। उसके बाद जेनाइटल्स जो एरिया रहता है यहाँ पर पैडिंग कर रहे हैं। एब्डोमेन क्या है यहाँ पर फ्रीली आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर पैडिंग करते हैं। ये क्या सुपाइन है या प्रोन है, बोलिएगा यही तो सर प्रोन पोजीशन है। फेस के पास में इसका प्रेशर पॉइंट्स बनता है। यहाँ पर लास्ट में जो आपको डी में जो पूछ रहा है कि एक्सटेंस करते 90 डिग्री पर, तो देखिए यहाँ 90 डिग्री पर एक्सटेंस कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको अब तक ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एब्डोमेन में यहाँ पर जो होता है प्रेशर्स को प्रिवेंट्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर करते हैं कि जब यहाँ पर लंग जो होगा थोरेक्स यहाँ पर क्या होता है, तो इनहेल जब करते हैं तो यह क्या होता है, तो इन्फ्लेट्स होता है, फिर एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है डिफ्लेट्स होता है, तो उस टाइम यहाँ पर प्रेशर्स बन सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सुपाइन होता है तो इसका प्रेशर्स पॉइंट्स इस तरह से बनता है। फिर प्रोन्स विदाउट सपोर्ट, जब बिना सपोर्ट्स का क्या होता है यहाँ पर प्रेशर्स बनता है। जब हम लोग सपोर्ट्स यहाँ पर दे दिए तो यहाँ पर क्या हुआ प्रेशर एब्डोमेन के पास 0 हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैडिंग बहुत ज़रूरी होता है, प्रिवेंट्स करता है। जो प्रेशर्स पॉइंट्स होता है उसको प्रिवेंट्स करता है। जिस तरह से आपको फेस पे हो गया, अगर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ बनता है, तो इसमें बोलिएगा कि फेस के पास बनता है। उसके बाद कहाँ बनता है, तो बोलिएगा आईज के पास बनता है। उसके बाद कहाँ बोलिएगा, तो बोलिएगा ब्रेस्ट या चेस्ट के पास बनता है। उसके बाद कहाँ पे बनता है, तो बोलिएगा जेनाइटल जो
एरिया होता है, जेनाइटल एरिया के पास में यहाँ पर बन सकता है प्रेशर, एंड कहाँ पर होता है तो टोई के पास इसका प्रेशर बनता है। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर्स को प्रिवेंट्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 63 में बोल रहा है कि SpO2 मॉनिटर्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, यानी SpO2 हम जो ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन जो मापते हैं वह कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है, वह इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। फिक्स बोलिएगा ये नहीं होगा, बॉयल्स बोलिएगा नहीं, बॉयल्स भी नहीं होगा। बियर्स-लम्बर्स लॉ ये होता है, इसका क्या होता है, बियर्स-लम्बर्स लॉ जो होता है यही इसका सी क्या होगा, सही होगा। डी क्या होगा, हैंग होगा, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी आपको समझा देते हैं ये किस तरह से होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि रेड लाइट्स रहता है, फिर इंफ्रारेड लाइट्स होता है। इसका क्या होता है, नैनोमीटर्स में ये क्या करता है, ट्रांसमिट्स करता है। नॉर्मल जो इसका वैल्यू होता है, नॉर्मल वैल्यू आप लोग जान रहे होंगे कि SpO2 का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, आप अगर नॉर्मल इसका वैल्यू के बारे में पूछेगा तो आप नॉर्मल वैल्यू कितना बोलिएगा, तो बोलिएगा कि इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 95 to 98 आपको याद रखना है। परसेंट क्या होता है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको 100% जो दिखता है ना, इसमें 98% पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये लाइट यहाँ से निकलता है तो ये अपना मैकेनिज्म पर एक काम करता है कि जो हमारा कैपिलरीज यहाँ पर जो टॉय जब भी ये लगाते हैं तो कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होता है तो इंड ऑफ फिंगर का क्या होगा, यहाँ पर कैपिलरीज बहुत सारा रहता है तो यहाँ से ट्रांसमिट करता है। फोटो डिटेक्टर यहाँ पर नीचे में लगा हुआ रहता है, डिटेक्टर्स लगा हुआ रहता है। जब वहाँ से लाइट निकलेगा, जब यहाँ पर देखिए रेड लाइट जब निकलता है, रेड लाइट निकलता है तो कितना होता है, 660 नैनोमीटर से निकलता है। उसके बाद इंफ्रारेड लाइट जो निकलता है 940 nm से निकलता है। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या होता है, तो आपको ये समझना है कि इसका क्या होता है, 2 वेव फॉर्म्स होता है। जो 660 जो होता है, इसमें 660 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड जो हेमोग्लोबिन होता है, और यानी कि उसके साथ ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रहता है, डीऑक्सीजनेटेड जो वेन में रहता है उसको ये क्या करता है, वहाँ से इसका मैकेनिज्म पे काम करता है, वहाँ के प्रिंसिपल पर ये डिनोट करता है। उसको इंफ्रारेड जो रहता है 940 नैनोमीटर से जाता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से हेमोग्लोबिन जो रहता है इंफ्रारेड वो उससे जाता है। वो इसमें कहाँ पर रहता है, आर्टरी के बीच में जो आर्टरी रहता है, आर्टरी का ब्लड को करता है। उसके बाद जो वेन का जो ब्लड रहता है उसको रेड से निकलता है। तो यहाँ से जो लाइट निकलता है, तो जो यहाँ हेमोग्लोबिन रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कितना यहाँ से लाइट निकला है, वह लाइट यहाँ तक कितना ट्रांसमिट हो पाया, उसी के मैकेनिज्म पर ये काम करता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑक्सीजन का है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें क्या है, ज़्यादा है, और इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, तो इसमें कम रहता है। ये इस तरह से इसमें मैकेनिज्म पे ये काम करता है। ये समझ में आ गया। पल्सेटाइल आर्टियल्स का जो कंपोनेंट्स होता है वो यहाँ से पल्स को भी निकालते हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर पल्स भी बतलाता है, वह कहाँ से पल्स उठाता है, तो आर्टरी से, या पल्स को पल्सेटाइल जो आर्टरी रहता है वहाँ से वो डिनोट कर पाता है, तब जाकर के हमको बीट पर मिनट दिखाता है कि इतना पल्स भी पेशेंट्स को दिखाता है। आप लोग लगा रहे होंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन भी दिखाता होगा, पल्स रेट भी दिखलाता है, तो वह इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। चलिए आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये बियर्स-लम्बर्स लॉ पे ये काम करता है। 64 में अगर बात करते हैं तो रेनिटीडाइन है, उसके बाद मेटोक्लोरोप्रामाइड्स जो है इज गिवन फ्रॉम, यानी इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में से कौन होगा, बोलिए। इंक्रीज इसका pH होता है ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड डिक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम होगा, या इसका होगा डिक्रीजिंग pH ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम होगा, या डिक्रीज pH ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा या डिक्रीजिंग गैस्ट्रिक वॉल्यूम होगा, या यहाँ पर इंक्रीज pH ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड डिक्रीजिंग गैस्ट्रिक वॉल्यूम। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, तो बोलिएगा इसका जो डी है ना, डी इसका सही आंसर होगा। इंक्रीजिंग pH ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो इसका इंक्रीज हो जाता है, जो pH जो होता है गैस्ट्रिक का वो इंक्रीज हो जाता है, एंड डिक्रीज हो जाता है गैस्ट्रिक का जो वॉल्यूम होता है। मान लीजिए ये क्या है, तो बोलिएगा ये स्टोमक है। स्टोमक का जो होगा कंटेंट्स, इसमें क्या होता है, तो गैस्ट्रिक्स जो होता है, गैस्ट्रिक्स जो होता है HCl जो आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है, तो एसिड होता है, उसी पर ये बेस्ड है।
तो इसमें जो मेडिसिन का यूज किया गया है, ये जो है ये क्या है, मेडिसिन है, ये दोनों मेडिसिन है। ये दोनों मेडिसिन के बारे में आपको पहले जानना चाहिए कि ये क्या है। अगर इसके बारे में आप रेनिटिडाइन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये दोनों क्या करता है, सीधा आप लोग जानिए कि बोथ क्या करता है, ट्रीट करता है अपर जो गैस्ट्रिक्स जो होता है वह इशू जो होता है उसको ट्रीट करने का काम करता है। रेनिटिडिन जो होता है वो रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक एसिड, यानी ये क्या करता है तो बोलिएगा इसको ये रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक जो एसिड होता है उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। ये आपको सिक्रेशन होता है जो इंक्रीज हो जाता है गैस्ट्रिक पीएच, जब इसको रिड्यूस करेगा तो उस टाइम में इंक्रीज हो जाता है क्या, इसका पीएच जो होता है, पीएच क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। गैस्ट्रिक का जो होता है पीएच इंक्रीज कर जाता है। ये आपको समझ में आ गया कि रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक एसिड को, पीएच इंक्रीज हो जाता है, सिक्रेशंस को रिड्यूस कर देता है। तो अब यहाँ पर देखिए मेटोक्लोरोप्रोमाइड्स जो है, अब इसका भी काम को आप लोग जानिए, इसका काम क्या होता है। तो इसका काम अगर आप लोग देखिएगा ये क्या होता है, गैस्ट्रिक्स को इम्पिटी करता है, यानी जो अपना ये होता है ना स्टोमक, इसको क्या करता है, खाली करने का काम करता है। यहाँ पर बोलिए गैस्ट्रिक को क्या करता है, इम्पिटी करता है, यानी कि ये खाली करने का काम करता है। एंड क्या करता है, रिड्यूस करता है नोजिया एंड वोमिटिंग को। ये क्या करता है तो रिड्यूस करता है नोजिया एंड वोमिटिंग जो होता है, वोमिटिंग्स को ये रिड्यूस करता है। ये आप लोग को समझ में आ गया। तो आपको ये ऑप्शन में आपको समझ में आ गया नहीं, इंक्रीज करता है पीएच। यहाँ पर पीएच आपको क्या करता है, इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक मोका एंड डिक्रीजिंग करता है गैस्ट्रिक वॉल्यूम। जब यहाँ पर बोले ना गैस्ट्रिक्स को इम्पिटी करता है तो क्या होगा, खाली होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का आपको देखने को मिल जाता होगा कि मेटोक्लोरोप्रोमाइड्स का क्या होता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, एंड ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी, सिरप फॉर्म में भी आता है। एंड वही अगर आप लोग रेनिटिडाइंस जो होता है ओरल हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका भी टैबलेट फॉर्म में आता है, ये भी इंजेक्शन फॉर्म में आता है। ये आपको समझ में आ गया। तो ड्रग से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं 65 में, अगर देखते हैं 65 में बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, इनहेशनल जो एजेंट्स है अपना, इनहेलेशनल जो एजेंट्स है उसी का क्या है यहाँ पर प्रेफर्स को बोलता है। वोलेटाइल्स जो एजेंट्स अपना, वोलेटाइल जो एजेंट्स है उसका आपको देखना है कि एजेंट्स है उसका आपको वोलेटाइल्स एजेंट्स का प्रेफर्स को बतलाना है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से प्रेशर्स बनाता है, वो आप लोग जान लोगे। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में आप लोग नहीं जानते, इसका ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें डेसफ्लोरेन दिया हुआ है, सेवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन है, डेसफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन है, सेवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन एंड डेसफ्लोरेन। ये आपको चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा तो आपको यहाँ पर बतलाना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया, एनेस्थेटिक एजेंट्स है ये, वेपर प्रेशर्स को इसमें बतलाने का काम करता है। तो अब अगर इसका आप लोग देखते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो डेसफ्लोरेन होता है, डेसफ्लोरेन का जो प्रेफर होता है वो डेसफ्लोरेन यहाँ पर क्या बोलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है ये पहले क्लियर कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है बोलिएगा, डिसेंडिंग का मतलब होता है कि घटते क्रम, यानी कि क्या होता है घटते क्रम, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। असेंडिंग अगर ऑर्डर रहता है, यहाँ पर डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा तो बोलिएगा कि यहाँ पर होगा घटते क्रम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अवरोही क्रम बोलते हैं, आपको इसको क्या बोलते हैं अवरोही, इसको अवरोही क्रम हिंदी में बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम बोलते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब क्या होता है तो बोलिए बढ़ते क्रम, इसमें क्या होता है तो बढ़ते क्रम होता है। ये इसको क्या बोलते हैं तो बोलिए आरोही। आरोही जो आस्की 2 में क्या था आरोही, जो उसका अभिनेत्री का नाम क्या था तो बोलिएगा आरोही। आरोही जो था, आरोही क्या हुआ बच्चा से क्या हुआ बढ़ने लगा, यानी वह पहले क्या था 0 साल का था, फिर हो गया 5 साल का हो गया, फिर क्या हुआ 10 साल का हो गया, तो वह बढ़ते हुए चले गया। इस तरह से आप याद रखिएगा कि क्या होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। तो असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए, जो आरोही क्या है बढ़ते हुए चले गया, तो आरोही आप समझ में आ गया कि असेंडिंग मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। तो अब यहाँ पर डिसेंडिंग के बारे में आपसे पूछा गया, तो डिसेंडिंग आपको बतलाना है कि इसका डिसेंडिंग जो होता है, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है तो बोलिएगा कि अब डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम तो किसका घटते क्रम, तो जो इसका वेपर जो होता है, वेपर जो हम बात किए हैं या वेपर प्रेशर, इसका घटते क्रम। तो आप लोग वेपर प्रेशर याद है
या नहीं है, तो अगर याद नहीं है तो अभी लिखेंगे तो आपको याद कर लेना है कि इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर डेस का बात करेगा, डेस फ्लोरेन का बात करेगा, डेस फ्लोरेन का कितना होता है, तो लगभग इसका आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 664 आप लोग इसको बोल सकते हैं। कई बुक में चेंज भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आइसो का जब बात करेगा, आइसो कितना होता है, आइसो बोलिएगा 240 रहता है, कोई कोई बुक में आपको मिल जाएगा 238 भी देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद हेलोथेन जो है, हेलोथेन के बाद अगर कीजिएगा तो हेलोथेन आपको इसमें हेलोथेन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, हेलोथेन भी आपको याद रख लेना है। हेलोथेन कितना होता है, 243 के आसपास रहता है, 43 के आसपास रहता है। उसके बाद सेबो का अगर बात कीजिएगा तो सेबो कितना होता है, तो बोलिए 157 इसका रहता है। पेपर का जो प्रेफर्स होता है ये होता है। एक होता है इन्फ्लुएंस, वह भी अगर याद करना है वह लेकिन पूछेगा आपसे नहीं, यही चारों में से पूछा जाता है। अब तक हम जो देखे हैं इन्फ्लुएंस से क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, जो प्रेजेंट डे में यूज होता है वही क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसका भी है 175, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। अब बोलिए इसमें बोला है कि घटते क्रम, आपको ये क्लियर होगा कि घटते क्रम, तो डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम सबसे इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस किसका है, तो बोलिएगा डेस फ्लोरेन का। तो डेस सबसे कहाँ रहेगा, तो बोलिएगा डेस सबसे आगे रहेगा। ये आपको समझ में आ गया कि डेस सबसे पहले रहेगा। तो यहाँ पर डेस, यहाँ पर लिखेंगे डेस फ्लोरेन, लिखेंगे डेस फ्लोरेन। उस डेस फ्लोरेन अगर देखते हैं सबसे पहले आपको तो सी एंड डी, तो यहाँ पर आपको खत्म हो जाएगा, बचा ए एंड बी। डेस फ्लोरेन के बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, तो बोलिए डेस फ्लोरेन के बाद यहाँ पर 240 और यहाँ पर 243 है, तो हम इसको हेलोथेन होगा, तो हेलोथेन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब चलिए आइसो, इसके बाद क्या होगा, तो आइसो आपको यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हेलो रहता है हेलो हो जाता है, आइसो यहाँ पर दे दिए। आइसो के बाद यहाँ पर क्या है, तो अब है सेवो, तो अब ये लास्ट में क्या हो जाएगा, तो सेवो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको यही हो जाएगा, इसका घटते क्रम में ये हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन है, बी में इसका डेस फ्लोरेन, आइसो फ्लोरेन एंड सेवो फ्लोरेन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बी क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए इसका जो डाटा हम दे रखे हैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्या ये इस तरह क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा रहा है। आपको एजेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डेस फ्लोरेंस, आइसो फ्लोरेंस, हेलोथेन, सेवो फ्लोरेन। इन फ्लोरेंस अगर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें अभी तक हम जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं इस तरह इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। इससे रिलेटेड चाहे आपको बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया, मैक हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, इस तरह क्वेश्चन इससे पूछा ही नहीं गया। चाहे ब्लड गैस जो पार्शियल्स कोफिशिएंट्स होता है वह भी इससे नहीं पूछा गया। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए कि जो वेपर प्रेशर होता है तो वो आपको याद हो गया 664 होता है। एंड इसका आइसो का कितना होता है, बोलिएगा 238 होता है, इसमें आपको 40 भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद हेलोथेन का क्या होता है, 243 इसका होता है। उसके बाद आइसो इन्फ्लुएंस जो होता है वो 175 इसका होता है। सेवोफ्लोरेन का 157 होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स का अगर डिग्री सेल्सियस में ये होता है सबसे, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, डेस फ्लोरेंस का सबसे डिफेंस होता है। यहाँ पर आप इसको स्टार लगा लीजिए, सबसे डिफेंस इसका आपको देखने को मिलता है। कहीं आपको 23 भी देखने को मिलेगा, यानी 23 भी देखने को मिलेगा, राउंड फिगर में दे देता है, 23 भी आपको याद रखना। बाकी इसमें आपको कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये सब जो दिया रखा है ना इसमें आपको 50 दे देगा, 50 दे देगा बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद क्या कर देगा, +-2 कर देगा, यानी 50 दे देगा +-2 कर देगा, फिर 50 दे देगा +-2 कर देगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट्स है, यानी वोलेटाइल्स में जो ये चेंज होता है वेपर में, तो उसमें हमारा जो वेपोराइजर होता है वही नहीं चेंज करता है। सारा वेपोराइजर्स अलग अलग रहता है, कलर कोडिंग अलग रहता है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबका अलग अलग होता है। इसीलिए सारा आप लोग देख रहे होंगे कि जितना भी वेपोराइजर है सारा अलग अलग कलर कोड में आता है। तो ये आपको क्लियर है। फिर इसमें भी आपको 50 +-2 भी देखने को कभी कभी मिल सकता है। ये अगर परफेक्ट होगा तो ये आप याद रख लें, चाहे ये +- भी याद कर सकते हैं। मैक तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ये बहुत आप लोग को पढ़ रखे हैं तो ये याद हो गया। लेकिन ब्लड गैस जो पार्शियल्स कोफिशिएंट्स होता है ना, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या होता है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आपको बतलाएंगे। फिलहाल आपको इतना समझा देते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए। जब हमारा जो वोलेटाइल्स एजेंट्स जो क्या करता है लंग में जाता है, जब लंग में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एल्बोलाई के पास में जाता है एक्सचेंज होने के लिए, तो वहाँ से क्या होता है ब्लड में जाता है। इतना आपको याद रखना, ब्लड में जो जाता है तो ब्लड्स में जो परसेंटेज में जितना ये डिजोल्व होता है उसी को ये कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो ये भी परसेंटेज आपको याद रखना है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हमको बात करना है और आपको बतलाएंगे।
तब जा करके ये समझ में आएगा, नहीं तो इसके बारे में अभी बतलाना स्टार्ट करेंगे तो वीडियो क्या होता है लॉन्ग चले जाता है, तो आप लोग को क्या होता है दिक्कत होता है कि बहुत लॉन्ग शॉर्ट बना देते हैं वीडियो। तो अब तक ये आपको क्लियर हो गया कि इसका क्या आंसर होगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड इसका जब आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर ये आखिरी में आपको वीडियो समझ में आ जाए, अच्छा लगे, तो अपने जो फ्रेंड सर्कल का जो आपका फ्रेंड्स वाले जो ग्रुप है उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका जो दोस्त उसे भी सीखने को मिले, वह भी अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सके, तो वह हो सकता है। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं 66 में। अगर बात कीजिएगा साइज ऑफ गूडल एयरवे कैन बी मेजर्ड बिटवीन, यानी यह बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो गूडल्स एयरवे होता है, तो बोलिए गूडल्स एयरवे जिसको ओरो फ्रिंगल एयरवे भी हम लोग क्या कहते हैं बोलते हैं, इस तरह से क्या होता है गूडल्स एयरवे इस तरह से रहता है। उसमें क्या करते हैं तो उसका किस तरह से हम लोग मापते हैं कि इसका साइज क्या होने वाला है, 000 होगा कि 00 होगा कि 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा, तो किस तरह से हम लोग इसका मेजर करेंगे, तो ये आपको मेजर करना आ जाएगा। चलिए अभी सिखा देते हैं आपको किस तरह से मेजर किया जाता है। इसका अगर आप लोग देखेंगे ना तो इसका टिप ऑफ नोज टू थायराइड नोज, ये थायराइड नोज जो दिया गया है ये नहीं आपको होगा। टिप ऑफ नोज टू एंगल ऑफ मैंडिबल ये हो सकता है। एंड इंटर इंसिजन टीथ टू थायराइड नोज ये भी नहीं इसमें होगा। इंटर द इंसिजन टीथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल ये भी हो सकता है। इसमें दो ऑप्शंस क्या लग रहा है इसका हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं, इसको नाप करके हम लोग देखते हैं। बोला है कि द साइज ऑफ गूडल एयरवे ओरोफेरेंजियल एयरवे इज मेजर्स एक्सटर्नली, यानी बाहर से जो हम लोग इस तरह से मापते हैं, यही ना आपका गूडल्स एयरवे, इसको जो मापते हैं ये मापने का ये टेक्निक्स है। एक्सटर्नली बाहर से जो मापते हैं। ऑन द पेशेंट्स फेस फ्रॉम द कॉर्नियल ऑफ द माउथ, ये माउथ का जो कॉर्नियल्स है यहाँ पर देते हैं, यानी कि सेंट्रल इंसिजनल, यानी कि जो फेस यहाँ पर है यहाँ से आपको करना है। टू द एंगल ऑफ द मैंडिबल, एंगल ऑफ द जॉ, यानी यहाँ पर मैंडिबल का जो यहाँ पर जॉ होता है यहाँ तक को ले करके जाना है। ये पहले हम लोग मापते हैं, उसके बाद एयरवे में ये इंसर्ट करते हैं। एंड फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द माउथ टू द ईयर लोब, ये भी यहाँ पर दो लिखा हुआ है कि सेंटर्स ऑफ द माउथ एंड ईयर लोब, यहाँ पर देखें यानी सेंटर ऑफ माउथ से लेकर ईयर लोब, ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता है। यानी मिड पॉइंट्स ऑफ इंसिजन यहाँ पर लिखा हुआ है, एंगल ऑफ मैंडिबल यहाँ पर दिया हुआ है, इसीलिए इसका ऑप्शंस में आपको दो को देखने को मिल रहा है, इंसिजन टीथ ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल, इसका ऑप्शन आपको दो देखने को मिल सकता है। स्टैंडर्ड बुक में अगर आप जाइएगा ना तो आपका बी जो इसका है बी भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें डी भी देखने को मिलेगा। इसका अगर सही आप लोग देखें तो स्टैंडर्ड जब बुक में जाइएगा तो आपको डी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका सटीक अगर हम लोग बात करते हैं नोज टू एंगल्स ऑफ मैंडिबल्स, ये आपको बी इसका सही आंसर कर देना है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका बी किस तरह से होगा। लेकिन इसका बी जो होता है बी में और एक चीज़ जानिएगा, इसका बी में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चलता है। बी जो होता है ना ये कॉमन हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, जो ओटी बेड होता है ना टेबल के साइड, यानी बेड साइड्स इसका ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, बेड साइड्स अप्रोक्सीमेशंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसी के द्वारा आपको अगर दोनों में से जो आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है सीआरई में जो ये ऑप्शंस दिया गया है, ये सीआरई के ऑप्शंस में क्या ये सटीक है या नहीं, तो ये आप लोग बताएंगे इसका ऑप्शन यही दिया गया था या ऑप्शन इसका चेंज था, क्या इसका ऑप्शन पे हमको डाउट बार बार आ रहा था। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, आगे आपको बतलाते हैं। अगर उसका आपको कोई आंसर लगे तो आप क्वेश्चंस के साथ उसका ऑप्शंस को भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट सीआरई है उसमें आपको हेल्प मिल सके, जो हमारा चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उसको हेल्प मिल सके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 67 में। अगर बात करते हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग से स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मेपल्सन एप सर्किट, यानी कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिया गया है वह मेपल्सन एप सर्किट्स के लिए या सूटेबल है या नहीं है। तो आप बोलिएगा यूज फॉर चाइल्ड्स हैविंग वेट्स लेस देन 20 kg, यानी 20 kg से कम जो स्टेटमेंट्स होगा ऐप सर्किट्स के लिए, बोलिएगा हाँ ये
चल सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रखे हैं कि ई और एफ, जो एफ सर्किट होता है, जेआर सर्किट भी हम लोग बोलते हैं, जूनियर सर्किट भी बोलते हैं। तो ये आप लोग को समझ में बहुत अच्छा से आ रहा होगा कि ये किस तरह से इसका यूज करते हैं। तो ये आपको ये स्टेटमेंट इसका सही है। 500 ml रिजर्व वायर बैग यूज्ड, ये भी आप क्या कर सकते हैं, ये भी सही है। मॉडिफिकेशंस ऑफ मेपल्सन ई एंड टर्म्स हैज जे आर सर्किट, ये भी आप सही हो सकता है। पहले जो मेपल्सन्स हुआ था, मेपल्सन्स कितना में हुआ था, तो बोलिएगा मेपल्सन्स का जो टाइप्स में जो ये मॉडिफाइड किया था वह 5 में था। एक आकर के बाद में जुड़ा, जो 5 हुआ था, 5 कब हुआ था, तो बोलिएगा मेपल्सन सर जो करे थे वह किए थे 1954 में किए थे। बाद में एक जोड़ा गया है, जो जोड़ा गया था कौन, ऐप जोड़ा गया था। ऐप कौन जोड़ा था, तो बोलिएगा ऐप जो जोड़ा था विलिस जोड़ा था। कौन जोड़ा था, तो विलिस जोड़ा था। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रखे हैं। तो ऐड कौन किया, तो विलिस ऐड किया। ये कितना में किया, तो 1975 में ऐड किया। तो ये भी ऑप्शन इसमें सही है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्किट के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से थ्योरी वीडियोज बना रखे हैं। थ्योरी अगर आप लोग देखे होंगे तो ये स्टेटमेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या ये सर्किट से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो सर्किट के ऊपर हम वीडियोज बना रखे हैं, आप जा करके उसको देख सकते हैं। सर्किट के ऊपर हम लोग तीनों सर्किट्स के ऊपर बात की है। जैसे ओपन सर्किट हो गया, ओपन के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि जिस टाइम में ईथर और क्लोरोफॉर्म दिया जाता था उसको ओपन सर्किट बोलते हैं, तो वह हो गया। उसके बाद क्लोज सर्किट जो आपसे ये पूछा गया मेपल्सन 1 से लेकर के एफ तक जो होता है, जिसमें बेन सर्किट, इसका मॉडिफाइड डी का जो मेपल्सन डी का मॉडिफाइड क्या होता है, तो मेपल्सन यहाँ पर सर्किट हो जाता है। मेपल्सन का जो बेन सर्किट हो जाता है, ए का जो होता है मेगिल सर्किट हो जाता है, जो मॉडिफाइड होकर के। तो ये सब किए थे वो 2 टाइप, यानी सेमी क्लोज सर्किट में था। उसके बाद क्लोज सर्किट में क्या होता है, तो उसमें सोडा लाइम वगैरह ऐड रहता है। इन पे हम बहुत डिटेल में बात कर रखे हैं, तो वहाँ पर जा करके आप समझ सकते हैं। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर 68 में बता रहा है कि लाइन ऑफ सीपीआर एग्जिस्ट एट, यानी लाइन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि अपर थर्ड्स टू द स्टेरनम, यानी स्टेरनम के बारे में पूछ रहा है कि आप लोग जब स्टेरनम क्या होता है, यहाँ पर स्टेरनम इस तरह से रहता है, यहाँ पर जे फाइट्स प्रोसेस होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो इस तरह से बोलिएगा कि इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, तो हार्ट रहता है, ये साइड में ये लेफ्ट हो गया, इधर क्या होता है राइट्स होता है। ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है अपर थर्ड्स ऑफ द स्टेरनम, यानी अपर थर्ड्स में नहीं होगा ये, बोलिएगा मिडिल थर्ड्स ऑफ द स्टेरनम। मिडिल थर्ड्स के बारे में अगर आपसे बोला जाएगा तो मिडिल थर्ड्स में बोलिएगा नहीं, ये नहीं होगा। लोअर हाफ ऑफ द स्टेरनम, यानी कि लोअर हाफ ऑफ द स्टेरनम बोल रहा है, तो यहाँ पर जो होता है इस तरफ, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, प्रेस करते हैं, सीपीआर दिया जाता है स्टेरनम का। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सीपीआर दिया जाता है, हार्ट का बेस यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर स्टेरनम का जो देते हैं, इसीलिए इसका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिफाइट्स स्टेरनम जो होता है, जिफाइट्स प्रोसेस होता है, यहाँ पर नहीं देते, इसे थोड़ा सा ऊपर हम लोग रखते हैं, यानी स्टेरनम का लोअर साइड में जाकर के सीपीआर देते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका कुछ ऑप्शंस आप लोग 3-4 ऑप्शंस दिए थे, इसमें क्या था, निप्पल्स लाइन भी यहाँ पर था। क्या निप्पल्स लाइन सही था या गलत था, वह अगर आपको करना है तो हमारे पिन कर दीजिएगा कमेंट्स में। आप अगर ऑप्शन के साथ जैसे लाइन ऑफ सीपीआर एग्जिस्ट एट लिखा हुआ है ना, तो वो इस तरह से आपको लिख देना है। उसके नीचे में ऑप्शन ए में लिख देना है कि क्या इसका कि निप्पल्स का मिड लाइन था, निप्पल्स का राइट लाइन्स था। बी में वो आपको लिख देना है, इस तरह से लिख करके कर दीजिएगा। अगर हमको इस पर डाउट था फिर भी इसमें लगाए हैं, तो अगर इसमें आपको मिल जाए तो आप उन्हें पिन कर सकते हैं, हम उसको पिन कर देंगे। अगर आप इस तरह से कमेंट्स करते हैं तो हम उसको पिन कर देंगे। जिसको अगर याद है, मेमोरी में बहुत अच्छे से याद है, तो वह इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर बात करते हैं 69 में, ये क्या सारा क्वेश्चन ऑथेंटिक है, इसमें आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्या होता है कि ऑप्शन इसका 3-4-5 किस्म का ऑप्शन आ जाता है, तो उसमें आदमी क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। आप मान के चलिए कि आप 10 लोग इसमें मान के 10 लोग आप क्या किए, क्वेश्चंस को बताए कि सर इसमें इस तरह से क्वेश्चंस पूछा, आप 10 लोग भेज दिए। 10 लोग में 5 लोग का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन सबका सेम रहता है, सिर्फ थोड़ा सा उसका क्या होता है कि सेंटेंस में के पीछे सेंटेंस तो मिल जाता है। 5 लोग क्या किया, ऑप्शन कुछ अलग दे दिया। 5 लोग क्या किया, कुछ ऑप्शन अलग कर दिया। कोई 3 लोग कुछ अलग ऑप्शंस कर दिया।
उसके बाद यहाँ पर 7 लोग कुछ और अलग ऑप्शंस कर दिया। 7 लोग जो होता है तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं। अगर जीरो बराबर बराबर का होता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ऑप्शंस में थोड़ा बहुत आपको चेंजेबल मिल सकता है कि परफेक्ट नहीं, मेमोरी बेस्ड है भाई। ये क्या है, तो मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड में जितना याद 100 क्वेश्चंस क्या होगा, 100 क्वेश्चंस आदमी को याद करना इतना आसान नहीं है। 100 क्वेश्चंस एक बार में, उसमें भी एग्जाम हॉल में एग्जाम का प्रेशर्स रहते हुए उतना क्वेश्चंस याद कर ले, तो उसमें ऑप्शंस गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चंस तो बहुत लोग याद कर लेता है लेकिन ऑप्शंस नहीं याद कर पाता है। चलिए हम लोग 69 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 69 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लड, यानी ब्लड का रिगार्डिंग इसमें क्या बोला है, स्टेटमेंट्स इसमें देखने के लिए बोला है कि कौन सा इसका स्टेटमेंट सही होने वाला है। तो वो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका करेक्ट का होने वाला इसका स्टेटमेंट्स को हमको अब समझना है कि इसका स्टेटमेंट्स क्या सही होने वाला। उसमें भी किसके रिगार्डिंग, ब्लड्स के रिगार्डिंग बोला है कि बोथ ओ जो ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यानी यहाँ पर डोनर का बात कर रहा है, एंड मस्ट बी गिवन स्लोली टू प्रिवेंट अनवांटेड रिएक्शन। फिर बोल रहा है ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यानी ओ जो ब्लड ग्रुप है क्या यूनिवर्सल डोनर है, वही चीज इसमें बोल रहा है। फिर बोला है ब्लड मस्ट बी गिवन स्लोली टू प्रिवेंट अनवांटेड रिएक्शंस। फिर बोला है बी ब्लड ग्रुप्स इज यूनिवर्सल डोनर, बी तो यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है। ओ के बारे में हम लोग सुने हैं, ओ क्या होता है, पढ़े हैं कि ओ डोनर होता है। फिर यहाँ पर दिया है सी जो है, सी भी यहाँ पर क्या होगा, सी भी इसका नहीं सटीक आ रहा है, ए एंड बी आ रहा है, बोथ ओ जो ओ ब्लड है, तो बोथ का मतलब क्या है कि ओ में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, फिर ओ में एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये दोनों के बारे में बोल रहा है, बोलिएगा नहीं ये दोनों नहीं होता, एक ही होता है। हम लोग पढ़ रखे हैं, एक क्या होता है, तो एक होता है जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव जो होता है वही क्या होता है, तो यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को वो दे सकता है। इसमें ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, सिर्फ ओ दिया गया है, इसीलिए इसको आप लोग निगेटिव नहीं भी लगाया है, लेकिन ये सही हो सकता है। बोथ यहाँ पर लगा दिया, बोथ मतलब दोनों, दोनों तो नहीं करते हैं, सिर्फ ओ करते हैं। एक तो ये स्टेटमेंट इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि बी इसका क्या होगा, सही होगा। तो आप लोग जान रहे हैं कि यूनिवर्सल जो होता है डोनर्स क्या होता है, तो ओ नेगेटिव होता है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि ओ नेगेटिव क्या होता है, तो यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन रेसिपिएंट भी होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स होता है कौन, ए पॉजिटिव होता है। अब ए बी पॉजिटिव क्या होता है यहाँ पर, तो ये रिसीव कर सकता है, ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन ओ जो नेगेटिव है सबको दे सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको याद रखना। ऐसे तो लोग सब ही याद रखता है कि ओ वाला सबको दे देता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ माइनस ए वाला देता है, ए बी क्या होता है, सिर्फ प्लस ए वाला जो है ये सब का ले सकता है, माइनस वाला नहीं ले सकता। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे 70 नंबर क्वेश्चन को अगर देखते हैं, तो पीएच वैल्यू गिवन इन ग्रेटर, यहाँ पर दिखा रहा है 7.45 इट डिपिकेट्स, यानी इसमें जो बता रहा है ये क्या होगा, तो आप बोलिएगा ये आपको जो दिखा रहे हैं ये वॉल्यूम किसका है, तो बोलिएगा ए बी जी का जब रिपोर्ट आता है तो इस तरह से हमारा निकलता है। इसका नॉर्मल ए बी जी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, बोलिएगा कि इसका होता है 7.352, 7.45 इसका होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है इससे बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आप लोग जान रहे हैं कि पीएच का जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो बोलिएगा कि यहाँ पर 7 होता है, 7 से आगे बढ़ता है तो क्या होता है, एसिड होता है। यहाँ क्या होता है, एसिड होता है, इधर बढ़ता है तो क्या होता है, तो बेस होता है। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से होता है। तो इसमें बोला है कि 7 से क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, जब बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडोसिस होगा कि एल्कोलोसिस होगा। यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, तो यहाँ पर एल्कोलोसिस होगा, यानी पार्शियली क्या होगा, कंपनसेट होगा, एल्कोलोसिस की तरफ बढ़ेगा। एसिड बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोलोसिस बोलते हैं। एल्केलाइन जो होता है एल्कोलोसिस की तरफ बढ़ेगा, घटता तो क्या होता है, एसिड के पास जाता है। साथ क्या होता है, बीच में मीन पॉइंट्स होता है। ये बहुत इजी आपको आपके लिए होगा, ये आपको समझ में आ गया। पीएच का जो वैल्यू बोलिएगा, पीएच का वैल्यू क्या होता है, तो बोलिएगा कि जब 7 पॉइंट इससे जब क्या होगा, तो इससे जब कम होने लगेगा, यानी इसमें क्या होगा, डिक्रीज जब होगा,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिएगा उसको बोलेंगे एसिडोसिस। उसको क्या बोलेंगे, बोलिएगा एसिडोसिस बोलते हैं। जब वही पीएच क्या होगा, इतना है, इसमें इससे क्या होगा कि बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा कि एल्केलोसिस। यहाँ पर क्या एल्केलोसिस हो जाएगा, तो यहाँ पर पार्शियली एल्कोलोसिस की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 71 में बोल रहा है पीएच वैल्यू गिवन इन इतना, यानी अभी जस्ट जो बताया है, देखिए 2 क्वेश्चन आपसे लगातार पूछ लिया, कितना इजी आपसे है। अगर एक के बारे में आपको पता है तो दोनों आपको सिर्फ सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको पता नहीं होता तो दोनों आपको गलत हो जाता है। इसका आंसर आप क्या हो जाएगा, आप इसको आंख बंद करके बोलिएगा कि ए इसका हो जाएगा, पार्शियली कंपनसेट करेगा एसिडोसिस की तरफ ये बढ़ेगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 72 में बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट ए क्रिस्टलाइट्स, यानी क्रिस्टलाइट्स इसमें कौन सा नहीं। आप लोग पढ़े होंगे कि फ्लूइड्स कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, क्रिस्टलाइट्स होता है, कोलाइट्स होता है। इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छे से वीडियो बना रखे हैं, तो हमारे चैनल पर आप जरूर एक बार विजिट करें। बॉडी फ्लूइड्स एंड आईवी फ्लूइड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्रिस्टलाइट्स के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, क्योंकि हर एक एग्जाम में हर बार हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसमें फ्लूइड से क्वेश्चंस पूछा जाता है। आरएल बोलिएगा ये तो क्रिस्टलाइट्स है, एनएस भी क्रिस्टलाइट्स है, प्लाज्मा लाइट्स जो है ये भी क्रिस्टलाइट्स है, एल्ब्यूमिन जो होता है ह्यूमन एल्ब्यूमिन यहाँ पर होना चाहिए। ह्यूमन एल्ब्यूमिन जो है 5% का आता है, 10% का आता है, 25% का आता है। तो ये क्या होगा, तो ये होता है आपको क्रिस्टलाइट्स में नहीं आता है, ये होता है कोलाइड्स फ्लूइड्स में ये आता है एल्ब्यूमिन, इसीलिए इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है 73 में विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मा स्टरलाइजेशन थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि यहाँ पर स्टरलाइजेशन जो कर रहे हैं हम लोग रिगार्डिंग इनकरेक्ट बोल रहा है, यानी गलत। इसका आपको स्टेटमेंट इसमें देना है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसमें गलत है। एरोजन इन रिक्वायर्स फॉर प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, यानी ये होगा या नहीं होगा। इट इज ए लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन टेक्निक, ये हम लोग जानते हैं प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा हम लोग पढ़े हैं कि लो टेम्परेचर जो स्टरलाइजेशन ये करता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है, तो ये सही है स्टेटमेंट्स। इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टरलाइज लिक्विड्स कॉटन्स इम्प्लांट्स, तो बोलिएगा कि ये भी स्टेटमेंट्स क्या हो सकता है, सही हो सकता है। इसका यूज हम लोग नहीं, यहाँ पे ये सब आइटम्स का यूज नहीं करते हैं। इसका डी में बोल रहा है कि द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस आर वाटर एंड ऑक्सीजन, यानी कि जब ये होता है तो क्या वाटर एंड ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन करता है। तो बोलिएगा हाँ प्रोडक्शन करता है। आप लोग को पता है कि H2O2 इसका क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर बोल रहा है कि इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स यहाँ पर दिया गया है, H2O2 यहाँ पर है, ये क्या होगा प्रोडक्शन कर सकता है, वाटर एंड ऑक्सीजन का ये प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये आपको स्टेटमेंट ये भी क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट चलेगा, ये क्या होगा गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एरोजन यहाँ पर लिखा हुआ, एरोजन का मतलब क्या होता है, तो एरोजन का मतलब होता है कि आप जब देखिए कि एयर क्या होता है, ये मिक्सर जो होता है वायु का जो मिश्रण होकर के फिर वहाँ पर काम करता है वह होता है, तो वह इसमें नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए ये इसमें नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 74 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज इनकरेक्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो स्टेटमेंट्स दिया गया है वह इनकरेक्ट इसमें से कौन सा होगा, वह आपको बतलाना है। तो इसका अगर आप लोग स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो इसका स्टेटमेंट बोल रहा है कि ब्लड ग्लूकोज शुड बी मॉनिटर्स पेरी ऑपरेटिवली, यानी कि हम लोग प्री ऑप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका चेक कर सकते हैं, मॉनिटर काहे नहीं कर सकते, ब्लड ग्लूकोज को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आरबीएस भी हम लोग करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर जो होता है उसको चेक करते हैं, ये करते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसका सही हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर ये आप गलत इसको काट दीजिए। इंसुलिन डोज में नीड एडजस्टमेंट्स ऑन द डे ऑफ सर्जरी, यानी इंसुलिन का डोज में नीड एडजस्टमेंट्स ऑन द डे ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी में इसका एडजस्टमेंट इंसुलिन का, डायबिटिक पेशेंट्स है
इसका क्या ज़रूरत हमको पड़ सकता है, तो बोलिएगा कि हो सकता है ज़रूरत पड़ सकता है, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। बोल रहा है हाइपोग्लाइसेमिया इज नॉट ए कंसर्न ड्यूरिंग फास्टिंग बिफोर सर्जरी, यानी कि जब इसका हाइपोग्लाइसेमिया बोल रहा है, यानी हाइपोग्लाइसेमिया जो है, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब क्या है कि ग्लूकोज क्या हुआ कि बॉडी में कम हो गया है। इज नॉट ए कंसर्न ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी सब फास्टिंग के समय क्या हुआ, ये ग्लूकोज बॉडी में कम हो गया। ये स्टेटमेंट इसका सही होगा या नहीं होगा। तो हम लोग फास्टिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि आपको वोमिटिंग ना हो, एस्पिरेशन ना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि वह एस्पिरेशन ना हो जाए, उसके लिए यूज करते हैं। गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल रिड्यूज पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन रिस्क, तो बोलिएगा हाँ ये भी सही स्टेटमेंट्स है। यानी जो इसका होता है अच्छा कंट्रोल में जब रहेगा, रिड्यूज रहेगा, तो उस टाइम में क्या होगा, पोस्ट ऑपरेटिवली इन्फेक्शंस का चांस कम रहता है। ये भी हो सकता है। इसका सी जो होगा, सी आपको नहीं होगा। हाइपोग्लाइसेमिया जो होगा ये आपको स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो जाता है, मानी कि सब क्या है करेक्ट इसका स्टेटमेंट है। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा कि ऑप्शन सी क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो बोल रहा है ब्लड प्रेशर मेजर साइज बाय साइज शुड बी, यानी इसका जो साइज है, जो ब्लड प्रेशर को हम लोग करते हैं तो मेजर करने के लिए बोलता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब क्या हो, जो चीज़ ऐसे गोलाई कुछ चीज़ को मापते हैं उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वाइड 20%, फिर यहाँ पर 40% बोल रहा है, 30%, 60%, 40%, 80%, 50%, 100%। ये आपको समझ में नहीं ना आया, चलिए अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आपको ये लगा के रखें कि यहाँ पर जो आप सरकमफ्रेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो आर्म है, आर्म का जो ये साइज है, ये साइज का परसेंटेज में आपको बतलाना है कि जो इसका सरकमफ्रेंस का जो ये साइज है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग करेंगे। स्मॉल एडल्ट्स में इसका 12 से 22 बाय होता है, या 16 से 30 होता है, 16 से 36 होता है, 16 से 42 होता है। तो ये जो कफ का रिकमेंडेड साइज जो है, ये साइज को आपको दिखलाना है। तो आपको सरकमफ्रेंस का जो ये सेंटीमीटर है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो इसका ब्लेडर जो लगा हुआ रहता है, जो इन्फ्लेट होता है डिफ्लेट होता है ना, इसी का परसेंटेज को आपको दिखलाना होता है, परसेंटेज को दिखलाना होता है। जब इसका जो होगा हमारा क्या होगा यहाँ पर, तो बोलिएगा ये जो आपका चौड़ाई यहाँ पर दिख रहा है, ये चौड़ाई जो है ये 80 रहेगा। कितना रहेगा, 80% रहेगा। और यहाँ पर 80% ये रहेगा, एंड ये जो रहेगा ये कितना रहेगा, 40%। इसका जो चौड़ाई रहेगा वो कितना रहेगा, तो 40% रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, तो ये क्लियर आपको हो रहा होगा कि ये किस तरह से होता है। मान चलिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 40% एंड यहाँ पर 80% यहाँ पर बता रहा है। तो 40% एंड 80% जब आपको बतलाएगा तो आप यहाँ से कैसे इसको मेजर कीजिएगा। तो देखिए आपको साइज किस तरह से मेजर करते हैं, आपको ये आपको कैलकुलेट करके आपको बतलाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलिए यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए लार्ज वाला हम लोग लेते हैं कि 26 है। 26 का बोल रहा है कि इसका जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई को हम लोग कितना 80% निकालेंगे और चौड़ाई को कितना निकालेंगे, 40% निकालेंगे। तो जब लंबाई का 80% आप लोग निकालिएगा तो 80% जो परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे में क्या होता है, 100 होता है। ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना 10 बचा, 10 बचा, यहाँ पर 8 बचा। तो आप इसको अगर 10 को हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर बोलिएगा ना कि 26 मल्टीप्लाई एट पॉइंट्स में इस तरह से आएगा। अगर ये दोनों को गुना कीजिएगा, अगर ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाता है, 48 यहाँ पर हो जाएगा। बचा कितना, 4, 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा 1 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 के आसपास। ये क्या आ रहा है, इसका लेंथ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 22 देखने को यहाँ पर लेंथ मिल रहा होगा। यहाँ पर क्या है, 22 लेंथ है। इसी इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है। चलिए इसका आपको ये भी आपको 22 जो 40 ये भी आपको सिद्ध करके दिखा देते हैं कि ये किस तरह से होता है। जब इसका लेंगे तो अभी देखें कि कितना है। अब लेते हैं हम लोग यहाँ पर 26 ही लेते हैं। 26 मल्टीप्लाई कितना 40% है, 40% है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 बोला। चौड़ाई इसका कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। स्मॉल एडल्ट वाला साइज यहाँ पर है। अब इसको अगर इससे इसको काट देते हैं, बचा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 गुना, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो ये कितना बराबर हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। इसको 1 पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे तो यानी कि ये भी कितना के बराबर हो गया, तो बोलिएगा ये भी 10.4 यानी 11 के आसपास, ये नहीं 12 के आसपास ये आ रहा है।
इसका जो 26 वाला लिए थे इसीलिए यहाँ पर कितना है 22 है। अगर इन दोनों का 20 का हम लोग लेते हैं तो ये परफेक्ट इसका साइज को निकालता। यही क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको ये क्या हो सकता है, दिक्कत आपको हो सकता है, ये आप नहीं सॉल्व कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंस आपको था कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 40% आप बताएं कि वाइट कितना है, तो यहाँ पर बोलिएगा 40% एंड लेंथ इसका कितना होगा 80%। ये इसका सही आंसर होगा। ये आपको कितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम आपको बार बार बतलाते हैं कि देखिए आपको अगर रिजल्ट लेना है, तो आपको रिजल्ट लेने के लिए आपको एक मेथड्स आपको बताते हैं 80 एंड 20 मेथड्स होता है। 80 क्वेश्चंस जो होता है 80 क्वेश्चंस जो होता है वो बनने लायक रहता है एंड 20 क्वेश्चंस जो होता है वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ये क्वेश्चंस इसको मॉडरेट आप बोल सकते हैं, इसको मॉडरेट बोलिए 80 को, इसको डिफ़िकल्ट। 20 क्वेश्चन जो होता है ये डिफ़िकल्ट होता है। यही 20 क्वेश्चंस को जो सॉल्व कर लेता है, जो सॉल्व करता है वही को क्या होता है, रिजल्ट हो पाता है। इसीलिए आपको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल हमेशा आप तैयारी करें। कॉन्सेप्चुअल अगर तैयारी करेंगे तो आपसे क्या होगा, रिजल्ट मिस नहीं करेगा। अब इस तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछाएगा तो आप इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे आप, तो इसको तुरंत बना दीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करवाते तो आप इसको कितना देर तक याद रख पाते, नहीं याद रह पाता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 76 में कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन परफॉर्म्स बेस्ट इज, यानी कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन करते हैं हम लोग CPR जो देते हैं उसमें ये पूछ रहा है कि इसमें क्या इसका स्टेटमेंट्स होगा। तो इसमें बेस्ट क्या होने वाला है, पुश हार्ड एंड फास्ट डू नॉट एलो रिकॉल, यानी हम लोग तो पुश करते हैं फास्ट और पुश क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, तब स्टेर्नम को दबाते हैं तो जा करके हार्ट पे प्रेशर बनता है। लेकिन बोला कि नॉट एलो रिकॉइल। रिकॉइल के बारे में ये चीज़ आपको याद रखना है कि मान के चलिए ये जो आपका क्या है, ये स्टेर्नम है, यहाँ पर क्या करें आप प्रेशर लगा रहे हैं। जब ये दवा तो अब जैसे ये हाथ को फ्री करते हैं तो ये ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं रिकॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला नॉट रिकॉइल, तो ये स्टेटमेंट्स गलत हो जाएगा। पुश हार्ड एंड फास्ट एलो एडिक्वेट चेस्ट रिकॉइल, ये आपको क्या है, एडिक्वेट यानी एलो कर रहा है ये निकलने के लिए, तो ये आपको सही है कि ये फिर से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। इसको मान के प्रेफर किए तो नीचे की तरफ ये आया, लेकिन फिर इसको फ्री छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। पुश स्लो एंड ये तो ऐसे यही गलत हो जा रहा है, पुश स्लो ओनली, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर आप अगर बोलेंगे तो क्या होगा सही आंसर, तो बोलिएगा बी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं फुल चेस्ट रिकॉइल्स जो है दबाते हैं, फिर इसको क्या करता है ऊपर के दिस अलो द हार्ट्स टू रिफिल, यानी जब हम लोग क्या कोइल होता है तो क्या होता है, रिफिल होता है। रिकॉइल जब होता है तो क्या होता है, रिफिल होता है हार्ट में जो ब्लड फिर वापस आता है, फिर दबाते हैं तो क्या होता है आगे तब पंप होता है। बिटवीन कंप्रेशंस फ्रॉम मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। 77 का अगर बात करते हैं तो विच ड्रग्स इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग के लिए स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग कौन सा ड्रग का यूज़ करते हैं, विल परफॉर्मिंग सर्जरी इन स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया पर है पेशेंट, लेकिन हम लोग स्टॉप करने के लिए ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को क्या हो रहा है, तो बोलिए ब्लीडिंग हो रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं। तो आप लोग ओटी में खूब देखते होंगे कि ट्रेनेक्सा का यूज करते हैं, यानी ट्रेनेक्समिक एसिड उसमें रहता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ये आपसे इजी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसमें 78 में बोला है कि दिस इमेज डिपेक्ट्स, यानी इमेज बेस्ड इस बार बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग अगर पार्ट 1 से अगर आप लोग देख रहे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कितना इसमें इमेज बेस्ड पूछा गया है। ये पार्ट क्या है बोलिएगा, ये तो पार्ट 4 है। इसके बाद क्या आएगा बोलिएगा, पार्ट 5 आएगा, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, तो बोलिएगा आप लोग नॉन टैग के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपको मैथ होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है, जीके होने वाला है, कंप्यूटर से पूछा गया है, इन सबको बात करेंगे। तो इसमें बोला इमेज देख करके आपको बतलाना है। तो इमेज देख करके आपको क्या लगता है, यहाँ पर मॉनिटर को देखने से क्या लगता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखा रहा है, ईसीजी का ग्राफ दिखा रहा है, हार्ट रेट दिखा रहा होगा, एंड यहाँ पर क्या दे रहा है, जूल दिखा रहा है। तो जूल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं बोलिए, यहाँ पर देख रहे हैं सर पैडल दोनों साइड में लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे डिफैब्रिलेटर
मशीन बोलेंगे, सक्शन मशीन तो नहीं है होगा, मल्टी पैरामोनीटर देखने से लग सकता है, लेकिन यही जो है इसका जो ग्राफ दिया हुआ है उससे हमको पकड़ना था, तो ये भी नहीं होगा, कैप्नोग्राफी तो नहीं होगा। चलिए समझ में आ गया, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया। अगर 79 का बात करेंगे तो ए पर्सन वॉज गिवेन ए मसल रिलैक्सेंट, एक मसल रिलैक्सेंट दिया गया है कंपेटेबली ब्लॉक निकोटेनिक रिसेप्टर्स, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, निकोटेनिक जो रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक कर दिया है। विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज यूज टू रिवर्स ऑफ मसल रिलैक्सेंट, यानी कि रिवर्सेबल यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा रिवर्सेबल का यूज करेंगे। हम मसल रिलैक्सेंट का यूज किए हैं, बाकी ये हुआ है, दो ही चीज़ को आपको समझना है। उसके बाद ये इस तरह कंडीशंस देखने को मिला है। बोलिएगा यहाँ पर डायरेक्ट हम बोलेंगे न्यू स्टिंग माइन का यूज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, न्यू स्टिंग माइन करेंगे। नो डिप्लोराइजिंग क्या है, न्यूरोमस्कुलर्स ब्लोकर्स का जब बात करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो बोलिएगा वेकेरोनियम होता है, रोकाक्यूरियम होता है, एट्राकुरियम होता है, ये सब होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी ये क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 80 में, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही होगा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज प्राइमरली यूज टू इंक्रीज हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए प्राइमरली यूज करते हैं हम लोग क्या, तो बोलिएगा कि यहाँ पर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP का यूज करते हैं, तो बोलिएगा कि नहीं ये स्टेटमेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं तब पता चले। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स आर मेनली यूज टू इम्प्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये भी तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन इज यूज टू करेक्ट रिगार्डिंग फैक्टर्स डिफिशियंसी, ये आपको थोड़ा गलत लग रहा है कि हम लोग जब भी प्लेटलेट का यूज करते हैं, जब प्लेटलेट काउंट कम रहता है, डिक्रीज रहता है, तो उस टाइम में हम लोग प्लेटलेट का यूज करते हैं। होल ब्लड्स इज रूटीनली परफॉर्म्स ओवर ब्लड्स कंपोनेंट्स और सर्जिकल पेशेंट्स, तो अगर इसका सही अगर हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट्स को, तो इसका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, इंप्रूव करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर बी ही आपको मानना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। तो चलिए अब तक अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो पार्ट 5 को भी आप जरूर देखिएगा। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के वाले ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर इसका PDF आपको लेना है तो टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।